आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे इकाई जो है 5 सपोर्ट मटेरियल की क्लास 11th में। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है इकाई 5 है यहाँ पर। तो आप अगर ढूंढेंगे सपोर्ट मटेरियल, आप खोलेंगे तो आपको इकाई 5 मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगा टॉपिक उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। ठीक है, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो चलिए इसे देखते हैं, यानी उपभोक्ता का व्यवहार और मांग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ेंगे और मांग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मांग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे कि कौन से कारक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे कि बाजार मांग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर अनधिमान वक्र पढ़ेंगे, बजट सेट को पढ़ेंगे और यहाँ पर बजट रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे, कौन कौन से मांग कीमत की लोच को प्रभावित करते हैं। उसके बाद उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता में हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता यानी उपभोक्ता संतुलन। उसके बाद ह्रासमान का उपयोगिता का नियम पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता। ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, हम इस टॉपिक में जो है सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मरणीय बिंदु क्या क्या है जो कि हमें याद रखने चाहिए। आपको अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जो है यहाँ पर परिभाषाएं पूछ लेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, वह आर्थिक एजेंट होता है जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, यहाँ पर आप सीधी सी बात है, अगर कोई भी आपसे पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, आप अगर यहाँ पर दुकान से कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप क्या है, एक उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक एजेंट होता है, अर्थव्यवस्था का एक एजेंट होता है जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ अंतिम वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु का वह गुण है। उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी मानवीय आवश्यकता यानी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु का वह गुण। उपयोगिता मतलब कोई वस्तु है आपके पास, उसकी क्या उपयोगिता है, यानी तो उपयोगिता क्या हुई, उपयोगिता वस्तु का वह गुण होती है जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने, यानी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने यानी संतुष्ट करती है। ठीक है, वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करे, उसे उपयोगिता कहते हैं। अब देखिए कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता एक निश्चित समय अवधि में जो है वस्तुओं की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो यानी अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय होगा, एक निश्चित समय के अंदर सभी इकाइयों को जोड़ेंगे, उनका उपभोग करेंगे, तो उन उपभोग से जो है जो कुल प्राप्त संतुष्टि होगी ना, जितनी भी संतुष्टि मिलेगी उनका कुल योग करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसे उपयोगिता, कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी आप जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, सभी वस्तुओं की इकाई को जोड़ देंगे तो उससे जो उपयोगिता निकलेगी ना, वो कुल उपयोगिता होगी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, वस्तु की देखिए वस्तु है, इसकी अगर एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो, कुल उपयोगिता में होने वाली निवल वृद्धि को, जो कुल उपयोगिता है वस्तु की, उसमें जो वृद्धि होगी, शुद्ध वृद्धि होगी, उसे क्या कहेंगे हम, सीमांत उपयोगिता के नाम से जानेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर, एक से अधिक इकाइयों को जब लगातार उपयोग किया जाता है
तो यहाँ पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। तो यहाँ पर ह्रासमान का नियम क्या कहता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये ह्रासमान का नियम, यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार उपयोग करने पर, लगातार यहाँ पर देखिए लगातार जो है एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपयोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती। जब यहाँ पर क्या हो लगातार इकाइयों का जो है यहाँ पर देखिए एक से अधिक बार यानी एक से अधिक इकाइयों का जो है लगातार उपयोग किया जाता है तो उनकी सीमा जो है उपयोगिता घटती चली जाती है, जिसे सीमांत ह्रासमान का ह्रास सीमांत यहाँ पर क्या है ह्रास सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता मंडल क्या होता है, उपभोक्ता बंडल क्या होता है। उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं की मात्राओं का एक ऐसा संयोज है। ठीक है, दो वस्तुओं की मात्राओं का एक ऐसा संयोज होता है अथवा समूह है जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी गई आय के आधार पर खरीद सकता है। ठीक है, तो उपभोक्ता बंडल क्या है, यानी दो वस्तुओं की मात्राओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कि एक उपभोक्ता जो है अपनी आय और दी गई उसकी कीमत पर उसे खरीद सकता है। तो ये होता है। उसके बाद देखिए उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं। उपभोक्ता बजट क्या होता है, चलिए देखते हैं उपभोक्ता बजट क्या होता है। उपभोक्ता बजट में देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा उपभोक्ता बजट का उस वास्तविक आय या क्रय शक्ति को बताता है। यानी उपभोक्ता बजट क्या बताता है, बजट जो है उपभोक्ता का बताता है उस क्रय शक्ति को बताता है। ठीक है, क्रय शक्ति को बताता है जिसके द्वारा वह दी गई कीमत पर, जो कि वस्तु की कीमत दी गई है, उस दी गई कीमत पर वस्तुओं की निश्चित मात्रा खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोक्ता बजट ये बताता है कि यहाँ पर उसकी क्रय शक्ति को बताता है। ठीक है, कि वह वस्तु की जो मात्रा दी गई है, वस्तु की जो कीमत दी गई है, वस्तु की दी गई कीमत पर उसे खरीद सकता है, ये दिखाता है उपभोक्ता बजट। ठीक है, उसकी क्रय शक्ति को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ये चीज दिखाता है। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट यह उपभोक्ता के समस्तर संयोज या मंडलों का सेट होता है जो वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, बजट सेट का समीकरण, ये देखिए बजट सेट का समीकरण कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, बजट सेट का समीकरण हो गया। तो यहाँ पर वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमत पर खरीद सकता है। बजट सेट मतलब एक बजट बना लिया है, तो यहाँ पर क्या है मौद्रिक आय, यानी मौद्रिक आय के अंतर्गत जो भी उसकी आय है उसके अंतर्गत वह उन्हें खरीद सकता है, वो होता है उसका बजट सेट। ठीक, तो यहाँ पर बजट सेट आ गया समझ में। उसके बाद देखिए बजट रेखा। बजट रेखा क्या है, बजट रेखा यानी वह रेखा है जो कि वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं की दी गई कीमत पर खरीद सकता है। बजट रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो कि दिखाता है कि उपभोक्ता जो है ना कि कितनी जो है कीमत तक की वस्तु को खरीद सकता है, एक बजट रेखा है। अगर आप मान लीजिए आपने बजट रेखा बना दी, आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1000 तक की ही वस्तु खरीद सकते हैं। अगर एक वस्तु मिल रही है 1200 रुपए या 100 रुपए की, तो आप उस वस्तु को नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका जो है उसकी कीमत जो है ना बजट रेखा से बाहर चली गई है। ठीक है, बजट रेखा से उसकी कीमत क्या है, बाहर चली गई है, तो आप उसे नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब बजट सेट आपने पढ़ा, यहाँ पर मौद्रिक आय के अंदर प्रचलित कीमत पर खरीद सकता है। एक यानी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता के समस्त संयोजों या मंडलों का सेट होता है। ठीक है, समस्त संयोजों का सेट होता है जो कि मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। ठीक है, खरीदने कोई भी चीज हो उसे खरीदने की योजना बना रहा होता है एक व्यक्ति, और उसके लिए वो बजट सेट करता है, यानी अपना बजट बनाता है कि इतना पैसा इसमें लगेगा, वो सारी चीजें तय करता है। उसके देखिए बजट रेखा का समीकरण भी होता है इस तरह से ये रहा बजट रेखा का समीकरण, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए px है और यहाँ पर x है, तो ये है वस्तु, यहाँ पर कीमत है प्राइस ऑफ x, तो ये वस्तु है। अब देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, वह दर जिस पर उपभोक्ता
वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y की जितनी मात्रा त्याग करने के लिए तैयार है उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक वस्तु की एक, मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर एक वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु, यहाँ पर मेरे पास दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर एक वस्तु है और यहाँ पर दो वस्तुएं, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इस वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग करना है, इस वस्तु का मुझे अधिक मात्रा में उपयोग करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वस्तु का कम मात्रा में उपयोग करूंगा। ठीक है, तो यही चीज है, यहाँ पर जो परिवर्तन आएगा उसको हम लिखेंगे। और देखिए y वस्तु में हानि और x वस्तु का लाभ अगर x है, ये है। अब इसे कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब आता है अनाधि वक्र। अब यहाँ पर क्या आता है, अनाधिमान वक्र। अनाधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजों को दर्शाता है। यानी अनाधिमान वक्र क्या बताता है, दो वस्तुओं के उन संयोजों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करता है। यानी दो वस्तुओं का ऐसा, यानी अनाधिमान वक्र क्या होता है, दो वस्तुओं के उन संयोजों को दर्शाता है। यानी दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोज होता है जो कि क्या करता है, उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनाधिमान वक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनाधिमान मानचित्र। एक उपभोक्ता के अनाधिमान वक्र के समूह को, यानी अनाधिमान वक्र के समूह को अनाधिमान वक्र मानचित्र कहा जाता है। अनाधिमान वक्र का समूह होगा ना जो, उसे कहते हैं हम एक अनाधिमान वक्र। ठीक है, अनाधिमान वक्रों की विशेषताएं दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें आगे दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।